बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। सबसे पहले सुर्खियां। नाराज किसानों ने इंडिया गेट पर ट्रैक्टर फूंका, कर्नाटक में सफल बंद। सुखबीर बादल बोले एनडीए सिर्फ नाम का, कभी कोई बैठक नहीं हुई। वीडियो आने से खुली पोल तो हरिवंश ने माना सांसद सीट पर थे। क्षितिज ने कहा एनसीबी ने करण जौहर को फंसाने के लिए दबाव डाला। ट्रंप की टैक्स गड़बड़ियों का भंडाफोड़, 15 में से 10 साल नहीं चुकाया टैक्स। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ इंसाफ नहीं करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी। उसको क्लिक करने पर आप सदस्यता योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपनी मनपसंद सदस्यता चुन भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, संसद से पास किए गए नए कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और इसके कानून बन जाने के बाद भी प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक में आज किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान कई रास्तों को जाम कर दिया गया। कर्नाटक में प्रदर्शन कृषि से जुड़े 5 विधेयकों को लेकर किया जा रहा है। इनमें से 3 विधेयक जो अब कानून भी बन गए हैं केंद्र सरकार के हैं और 2 विधेयक कर्नाटक सरकार के हैं। कर्नाटक से जुड़े दोनों विधेयकों को विधानसभा ने पास कर दिया है। इन विधेयकों के कानून बनने पर राज्य में कृषि भूमि को खरीदना आसान हो जाएगा। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वालों ने एक ट्रैक्टर जलाकर कृषि कानूनों का विरोध जताया, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि ये ट्रैक्टर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी आज शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में धरना देकर किसान कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने इंडिया गेट पर ट्रैक्टर चलाए जाने पर कहा कि ये दिख रहा है कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका गुस्सा दिख रहा है। किसानों को नहीं पता है कि अब उनकी उपज कौन खरीदने वाला है। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर चलाने वाले प्रदर्शनकारियों का बचाव करते हुए अमरिंदर ने कहा कि अगर मेरा ट्रैक्टर है और मैं इसे चलाना चाहता हूं तो दूसरों को क्या दिक्कत हो रही है। तो जाहिर है कि कृषि विधेयकों के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ न केवल उत्तर भारत में यानी पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन उग्र भी हो रहे हैं, नाराज़गी बढ़ती जा रही, बल्कि दक्षिण के राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है वहां भी बढ़ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक ने और 2 विधेयक पारित किए हैं जिनसे कृषि भूमि को खरीदना आसान हो जाएगा। और जाहिर है कि इससे किसानों की आशंकाएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत संभव है कि अब जो व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, कारपोरेट हैं, वो कृषि भूमि को खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, क्योंकि ये रास्ता उस सरकार ने आसान कर दिया है और किसानों से उनके खेत छिन सकते हैं। मजबूरी में उन्हें अपने खेत बेचने पड़ सकते हैं और अपने परंपरागत पेशे से उन्हें अलग होना पड़ सकता है। तो देखें कि न केवल केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार, बल्कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं राज्यों में, वहाँ भी उसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें आप किसान विरोधी कह सकते हैं, जिन्हें आप कारपोरेट परस्त कह सकते हैं। और जाहिर है कि जो ग्रामीण आबादी है वो उस पर इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। 2 दिन पहले ही कृषि विधेयकों पर एनडीए का साथ छोड़ने वाले शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि एनडीए में सहयोगी दलों की बात ही नहीं सुना जाती है। बादल ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए सिर्फ नाम का है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, पिछले 7, 8, 10 साल या इससे ज़्यादा समय से एनडीए सिर्फ नाम का है। एनडीए में कुछ भी नहीं है, कोई चर्चा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई बैठक नहीं। मुझे पिछले
6 वर्षों में एक भी दिन ऐसा याद नहीं आ रहा है जब प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने चर्चा की उनके मन में क्या है। गठबंधन कागज़ पर नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाजपेयी के समय में बढ़िया संबंध हुआ करते थे। मेरे पिता एनडीए के संस्थापक सदस्य हैं। ये दुखद है कि हमने एनडीए बनाया लेकिन एनडीए आज नहीं है। कुछ ऐसे ही आरोप शिवसेना और टीडीपी ने भी तब लगाए थे जब वे एनडीए को छोड़ रहे थे। तो सवाल है कि क्या सहयोगी दलों के साथ बीजेपी मनमानी कर रही है या फिर इन क्षेत्रीय दलों की अपनी कोई और सियासी मजबूरियां हैं। शिवसेना टीडीपी के अलावा झारखंड में बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू ने भी बीजेपी को छोड़ दिया था। आसू और बीजेपी के बीच 19 साल की सियासी दोस्ती थी, लेकिन 2019 में चुनाव से पहले सीट बंटवारों को लेकर वो दोस्ती टूट गई थी। तब आसू ने आरोप लगाया था उसे कम सीट दी जा रही थी और इस मामले में बीजेपी अपनी मनमानी थोपना चाहती थी। तो एनडीए के अंदर अब असंतोष के भाव उभर रहे हैं। कई प्रमुख दल जो पुराने दोस्त थे बीजेपी के वो छोड़ के चले गए हैं। शिवसेना और अकाली दल सबसे पुराने साथी थे बीजेपी के, दोनों ही उससे विदा ले चुके हैं। तो ये आम तौर पर महसूस किया जा रहा है, ख़ास तौर से इस सरकार में और इस नेतृत्व में बीजेपी के, कि एनडीए कागजी रह गया है जैसा बादल ने कहा है, क्योंकि कोई सलाह मशवरा सहयोगी दलों से नहीं लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कदम, बड़े कदम उठा लिए जाते हैं और सहयोगी दलों को उसकी जानकारी तक नहीं होती है। तो जाहिर है कि एक नाराज़गी है, एक असंतोष है, लेकिन अपनी कुछ मजबूरियां भी हैं, चुनावी मजबूरियां हैं, सियासी मजबूरियां हैं, जिनकी वजह से ये दल अलग हो भी रहे हैं। अकाली दल बादल पर दबाव था किसानों का, इस वजह से उसने अपना नाता तोड़ा और शिवसेना इसलिए अलग हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ऐसी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वजह चाहे कोई भी हो, एनडीए का पर्दाफाश हो रहा है कि एनडीए एक लोकतांत्रिक ढंग का गठबंधन नहीं है। उसमें एक पार्टी की तानाशाही है, निरंकुशता है, एक नेतृत्व है जो ऊपर से सब कुछ थोप रहा है। तो इसलिए एनडीए एक मजबूरी का गठबंधन बन गया है बहुत सारे दलों के लिए, और बहुत सारे दल मजबूर होकर अपना अपना रास्ता चुन रहे हैं। ये आगे चलकर क्या रूप लेगा कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है बिहार चुनाव के बाद हमें कुछ इस तरह के कदम उठाते हुए दूसरे दल भी नजर आए। अगली खबर लेते हैं। कृषि विधेयकों के ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित होने के मुद्दे पर एक बार फिर से उपसभापति हरिवंश सिंह के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हरिवंश सिंह ने इस पर सफाई दी है, पर उस सफाई पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। याद दिला दें कि 20 सितंबर को राज्यसभा कृषि विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था, जबकि विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की थी। उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि चूंकि मत विभाजन की मांग करने वाले सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, मत विभाजन की उनकी मांग इसलिए खारिज कर दी थी। लेकिन राज्यसभा टीवी का जो वीडियो फुटेज है वो साफ दिखा रहा है कि त्रिची शिवा जो डीएमके के सांसद हैं और सीपीआईएम के सांसद के रागेश मत विभाजन की मांग करते वक्त अपनी सीटों पर मौजूद थे। राज्यसभा टीवी फुटेज सामने आने के बाद उपसभापति ने ये माना है कि त्रिची शिवा अब मत विभाजन की मांग करते वक्त अपनी सीट पर मौजूद थे। हरिवंश ने सफाई देते हुए कहा कि चूंकि सदन में अव्यवस्था थी इसलिए उन्होंने मत विभाजन नहीं कराया। मतलब ये अब उन्होंने ये दूसरा बहाना खोज कर दिया है। इसके साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं। राज्यसभा उपसभापति सदन के ही टीवी चैनल के फुटेज सामने आने के बाद ये मान रहे हैं कि शिवा अपनी सीट पर थे, पहले उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। अब ऐसा जो दूसरे सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से गलत बयानी की हरिवंश ने, उसके बारे में भी सवाल किए जा रहे हैं। तो बहुत साफ है कि बहुत ही पूर्व नियोजित ढंग से उस समय उपसभापति माननीय हरिवंश नारायण सिंह ने संचालन किया था राज्यसभा का। बिना विपक्ष की सहमति के उन्होंने उस दिन सत्र का या सदन का समय बढ़ा दिया था, वो भी कानूनन गलत था। इसके बाद मत विभाजन के बजाय उन्होंने ध्वनि मत का सहारा लिया था, जबकि ये पूरा विरोध हो रहा था विपक्ष की ओर से। अब वो दोष विपक्ष पर मढ़ रहे हैं कि विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे, विपक्ष के सदस्य हंगामा कर रहे थे। लेकिन हंगामा क्यों कर रहे थे, हंगामा करने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि माननीय हरिवंश नारायण सिंह
उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। वो सत्तारूढ़ दल की बातें सुन रहे थे, सत्तारूढ़ दल के हिसाब से काम कर रहे थे, वो भेदभावपूर्ण ढंग से काम कर रहे थे और साफ लग रहा था कि वो बिल को पास कराने में जल्दबाजी कर रहे हैं, वो सत्तारूढ़ दल की मदद करना चाह रहे हैं ये बिल पास करने में। तो इसलिए लाजमी था कि सदस्य नाराज़ होंगे और अपना प्रतिरोध इसी तरह से व्यक्त करेंगे। हालांकि कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, हरिवंश पर रूल बुक को फेंक कर नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी गर्मा गर्मी जब होती है और जिस तरह से हरिवंश नारायण सिंह उसमें व्यवहार कर रहे थे, इसमें यह बहुत स्वाभाविक भी हो जाता है कि कुछ सदस्य तैश में आकर इस तरह की हरकत कर बैठे। लेकिन उसके बाद हरिवंश ने भी कोई बहुत समझदारी नहीं दिखाई, उन्होंने 8 सदस्यों को निलंबित करवा दिया था उस पूरे सत्र के दौरान। और यही नहीं, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए सुबह चाय लेकर पहुंच गए थे धरना दे रहे सांसदों के पास। फिर सभापति और राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिख मारी कि मैं बहुत आत्मपीड़ा से ग्रस्त हूँ, मेरा अपमान हुआ वगैरह वगैरह। फिर प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ में ट्वीट कर दिया। तो बहुत तरह की लीपापोतियाँ की गई, लेकिन जाहिर है कि जिस ढंग से उन्होंने काम किया था वो पूरी दुनिया की निगाह में आ गया। और इस वीडियो फुटेज ने, राज्यसभा की रिकॉर्डिंग ने साफ कर दिया कि दरअसल उस समय क्या हुआ था। अब हरिवंश तरह तरह की कैफियत देते रहें, दलीलें देते रहें, तर्क देते रहें, वो काम करने वाले नहीं हैं। उनका झूठ पकड़ा गया है और उन्होंने जिस तरह से काम किया वो सबके सामने आ चुका है। अगली खबर लेते हैं। करण जौहर की कंपनी धर्मा एंटरटेनमेंट के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद के वकील मान शिंदे ने रविवार को मुंबई की एक अदालत को बताया कि क्षितिज प्रसाद पर दबाव बनाया गया कि वो फिल्म निर्माता करण जौहर और उनकी कंपनी के कुछ अधिकारियों को फंसा दें। मान शिंदे ने क्षितिज के हवाले से कहा, एनसीबी के अफसरों ने मुझसे कहा कि वे मुझे जाने देंगे अगर मैं करण जौहर, सोमेल मिश्रा, राखी, अपूर्वा, नीरज या राहिल को फंसा दूं। अफसरों ने मुझसे कहा कि मैं ये झूठा आरोप लगा दूं कि वे लोग ड्रग्स लेते हैं। मान शिंदे ने क्षितिज के बयान के आधार पर कहा, मैंने उनके द्वारा दबाव बनाए जाने के बावजूद ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं इनमें से किसी भी शख्स को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और मैं किसी को भी झूठा फंसाना नहीं चाहता। मान शिंदे ने एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े का नाम अपने बयान में लिया है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े ने क्षितिज से कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे सबक सिखाएंगे। समीर वानखेड़े ने क्षितिज से कहा कि सबक सिखाएंगे और फर्श पर अपनी कुर्सी के बगल में बैठाया। समीर अपने जूते क्षितिज के चेहरे के नज़दीक ले गए और कहा कि ये उसकी असली औकात है। क्षितिज के वकील मान शिंदे ने कहा कि क्षितिज को लगभग 50 घंटे तक पूछताछ, अपमान और यातना से गुजरना पड़ा। मान शिंदे ने अदालत को बताया कि वहां मौजूद सभी लोग, बाकी अफसर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हरकत से क्षितिज को धक्का लगा है क्योंकि इससे पहले क्षितिज ने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल 48 घंटे तक कस्टडी में रहने के बाद बुरी तरह से थका हुआ था और कांप रहा था। मान शिंदे ने कहा कि पूछताछ के दौरान क्षितिज ने कहा कि वो अपने परिवार या वकील से बात करना चाहते हैं। इस पर वानखेड़े ने उससे कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कॉल करनी दी जाए तो उन्हें उनके द्वारा तैयार किए गए बयान पर दस्तखत करने होंगे। मान शिंदे के मुताबिक क्षितिज को कानूनी शब्दों का या कानूनी भाषा का पता नहीं था, इसलिए उसने वकील या परिवार से बात करने के लिए बयान पर दस्तखत कर दिए। बता दें कि हाल में करण जौहर ने कहा था कि कई मीडिया कंपनियां और न्यूज़ चैनल ये खबर चला रहे हैं कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे सहयोगी हैं। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इन लोगों को निजी तौर पर नहीं जानता, ना ही वे मेरे नज़दीकी और सहयोगी हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि करण जौहर को फंसाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। ये एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। वो टारगेट कर रही हैं उन लोगों को जो सरकार को निशाना बनाते रहते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है कि एनसीबी किस दिशा में काम कर रहा है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने पिछले 15 में से 10 सालों में कोई आयकर नहीं चुकाया। अखबार ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले
वर्ष और उसके अगले साल व्हाइट हाउस में जाने के बाद केवल $750 का टैक्स दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि उसने ट्रंप और उनकी कंपनियों के 2 दशक से अधिक समय के आयकर रिटर्न के आंकड़े हासिल कर लिए हैं और उनसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी कंपनियों को लगातार घाटे में दिखाया, जिससे वो वर्षों तक कर देने से बचते रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर अपनी आय के बारे में कहा था कि उन्हें 2018 में कम से कम 43.49 करोड़ डॉलर की कमाई हुई थी। अखबार इस पर सवाल उठाते हुए कहता है कि उनके आयकर रिटर्न के अनुसार इस साल उन्हें 4.74 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ। ट्रंप ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और फेक बताया। उन्होंने कहा है कि मैंने टैक्स का भुगतान किया और मेरा टैक्स रिटर्न ऑडिट हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि IRS का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, वे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। ट्रंप की ही तरह उनकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट में लगे आरोपों से इनकार किया है। तो बहुत साफ है कि ट्रंप अमेरिका का एक तो सिस्टम आप देख लीजिए कि वहाँ किस तरह से टैक्स चोरी बड़े उद्योगपति कारोबारी कर सकते हैं। हम अमेरिका के सिस्टम की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन किस तरह से 10-15 सालों तक कोई आदमी टैक्स नहीं देता है, झूठे रिटर्न फाइल करता है, झूठी जानकारियाँ देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो ऐसा कर रहे हैं। वो अपने आप को अभी तक के इतिहास में अमेरिका के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं और उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो इस तरह का है। फिर वो झूठ बोलने में तो आप जानते हैं कि दुनिया में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। 1-2 लोग जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो ये ट्रंप का चरित्र है जो भ्रष्ट है और जाहिर है कि अमेरिकी सिस्टम के साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का कारनामा है। अब चुनाव का समय है, इसमें निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और अंत में कोरोना से संबंधित आपको जानकारी दे दूं, ताज़ा तरीन भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 60,78,000 के पार चला गया है। पिछले एक दिन में 7 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं, 82,000 से अधिक केस निकले हैं। टेस्ट की संख्या घटती जा रही है। जाहिर है कि संक्रमित लोगों की संख्या भी कम नज़र आ रही है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 31 लाख के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।